चलिए देखते हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है अम्ल, भस्म एवं लवण। उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से कौन सा पदार्थ बनता है। आपको क्लास में ये बात बता दिया गया होगा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो किस चीज से निकाला जाता है। तो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। कौन से पौधे से? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है या लाइकेन वर्ग के पौधे से निकाला जाता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। निम्नलिखित में कौन सा बीजातीय यौगिक है। तो इन सब का फॉर्मूला सेम है CaCO3। ये सब कैल्शियम के यौगिक हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग है, यानी इन सबों से ये अलग है। आपसे को पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा बीजातीय यौगिक है, तो ये तीनों सेम है और ये जो है वो क्या है, बीजातीय है, मतलब ये अलग है। आपको अलग चुनना है, इसके हिसाब से आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन का मान, देखो ध्यान से बोला, निम्नलिखित में कौन सा पीएच का कौन सा मान अलग है क्षारक विलयन का मान दर्शाता है। आपको बताया गया है कि पीएच में 1 से लेकर के 14 तक अंकित रहता है, 0 से 7 बीच में रहता है और 14 इधर। तो 7 से कम वाले को हम लोग बोलते हैं अम्लीय और 7 से ज्यादा वाला को हम लोग बोलते हैं क्षारीय, और जिसका पीएच वैल्यू 7 उसको बोलते हैं उदासीन। तो हमसे पूछा कि क्षारक विलयन का मान कौन दर्शाएगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो 7 से ज्यादा इसमें एक ही ऑप्शन है 13। फिर से समझेंगे, पीएच एक टाइप का एक स्केल है जिसका निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। ये इसलिए आविष्कार किया गया ताकि अम्ल और भस्म की प्रबलता के बारे में पता चल सके। सूचक के माध्यम से हम लोग इस चीज का पता लगा लेते थे कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन भस्मिक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं पता चल पाती थी कि वो कितना ज्यादा अम्लीय है और कितना ज्यादा क्षारीय है। इसीलिए पीएच स्केल का निर्माण किया गया। पीएच स्केल का निर्माण किया सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में, जिसमें 7 वैल्यू जो है वो उदासीन को दर्शाता है, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय को दर्शाता है। हमसे पूछा कि क्षारक मान के लिए कौन सा पीएच वैल्यू हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू 7 से ज्यादा हो, तो इस ऑप्शन के हिसाब से 13 आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 14 होता है। एनसीईआरटी के बुक में कुछ कंपाउंड्स का पीएच वैल्यू दिया गया है। आप कोशिश करेंगे कि उस बुक से जो कंपाउंड का पीएच वैल्यू है उसको कम से कम याद कर ले। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 14। तो आप खुद से सोचो ये अम्लीय है कि क्षारीय, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसे? क्योंकि आपको बताया है कि 7 से ज्यादा अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कौन सा फॉर्मूला इसमें सही है। तो देखिए, आपको पढ़ाया गया है Na2CO3 × 10H2, ये धोने के सोडा का एक फॉर्मूला है। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला बताया नहीं गया है, तो ये सही आप मान लेंगे। निम्नलिखित में कौन सही है, तो Na2CO3 × 10H2। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसका विविध रूप है, मतलब किसका अलग अलग रूप है। तो इन सब का फॉर्मूला था CaCO3। तो डायरेक्ट आंसर ही मारना है, तो डी हो जाएगा इसका। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक अलग अलग रूप है। चूना पत्थर, खड़िया और कौन सा,
संगमरमर। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? जठर रस का स्राव किससे होता है? तो अमाशय से। जठर रस का स्राव किससे होता है? तो अमाशय से। ये हम अलग से आपको बता रहे हैं। और उस अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है, मनुष्य के अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, उसी जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, जिसका पीएच वैल्यू 1.2 या 1 से लेके 1.2 के बराबर होता है। वहां जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट रहते हैं। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट रहते हैं। नीला थोथा, इस नीला थोथा का दूसरा नाम तुतिया भी है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 7H2O। ये हरा थोथा, जिसको अंग्रेजी में ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो एक बात देखो, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में अलग अलग दिया हुआ है। इसमें अगर एसिडिक वैल्यू में है, अगर मिथाइल ऑरेंज में कोई एसिडिक सबस्टांस को डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर एसिडिक नहीं है तो वो दोनों कंडीशंस में येलो ही होगा। अगर उसमें क्षारीय कोई पदार्थ डालते हैं तो भी पीला होगा, और अगर उदासीन डालते हैं तो भी क्या होगा? पीला। हमसे पूछा क्या है? हमको कहा है कि सोडियम कार्बोनेट, इसका जलीय घोल में अगर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो कैसा कलर का हो जाएगा? तो पीला कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का? येलो कलर का। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें तो कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11। ये आपका चीनी का सूत्र है। ये ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र है, और ये आपको एथेनल का सूत्र है। ये एल्डिहाइड ग्रुप का एक कंपाउंड है। हमसे चीनी का पूछा था तो C12H22O11 हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड और कैथोड के बारे में आपको क्लास में पढ़ाया गया है कि एनोड नॉर्मली पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो होता है निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन किस पर टूटेगा ये बात हमसे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव। तो अब आप खुद से सोचो कि कभी भी विद्युत अपघटन की क्रिया हो, उसमें निगेटिव पार्टिकल अगर कहीं जाएगा तो जो हिस्सा पॉजिटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जहां पे निगेटिव है वहां पॉजिटिव पार्टिकल जाएंगे। जैसे आपको क्लास में एक बात पढ़ाया गया है कि अगर किसी धात्विक क्लोराइड या ऑक्साइड से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाए तो धातु कैथोड पर टूटते हैं और जो क्लोराइड है वो एनोड पर टूटते हैं। इसका रीजन यही है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं और जो नेगेटिव है वो एनोड पर चले जाते हैं। तो आप ही बोलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो किस पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रबल भस्म है। आपको पढ़ाया गया है भस्म के प्रकार में एक प्रबल भस्म, एक दुर्बल भस्म, जिसमें डेफिनेशन बताया गया है कि वे भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस देते हैं। क्या बोले? पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस देते हैं तो उसको प्रबल भस्म बोलते हैं, और जो अंशतः आयनित होकर OH माइनस देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल भस्म। तो इस ऑप्शन में जो KOH है, ये अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व कराए तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होकर के OH माइनस हमको प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम इसको प्रबल क्षार या प्रबल भस्म बोल रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होगा? अभी तो बोले 7 को क्या कहते हैं? उदासीन। उदासीन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। ये सब डायरेक्ट बनने वाला है, डेफिनेशन टाइप का है। जल में घुलनशील भस्म को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या कहा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराकर
अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। इसी क्लोर एल्कली विधि में ही सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये क्लोर एल्कली विधि, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें? संतरा में बोल सकते हो, नींबू के रस में बोल सकते हो। यह पाया जाता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल चींटी में बोल सकते हो कि ये चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है ये? निम्नांकित में कौन अम्ल नहीं है? देखो बाबू, अम्ल को पहचानने का तरीका क्या है? हम लोग डायरेक्टली, एक आर्हेनियस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं, और जो OH- देते हैं उसको भस्म कहते हैं। तो हमने कहा कि जिसके पास H+ होगा वो देगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं देगा। यानी अगर हम कंपाउंड में देख ले कि जिसके पास सिर्फ या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम लोग अम्ल कह देंगे, और जिसके पास रिप्लेसेबल नहीं हाइड्रोजन बल्कि OH यानी कि हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो उस कंडीशंस में उसको भस्म कह देंगे। तो इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, लेकिन इसमें H नहीं बल्कि OH है। अगर इसको KOH को वाटर में डिसॉल्व करा दो तो K+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। इसको तोड़ोगे H2SO4 को अगर वाटर में डिसॉल्व करा देंगे तो 2H+ अलग हो जाएगा और SO4 2- अलग हो जाएगा। इस HNO3 के साथ भी ऐसा ही कंडीशन है। अगर HNO3 को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो H+ अलग और NO3- अलग हो जाएगा। अगर HCl को भी कराएंगे वाटर में डिसॉल्व अगर आप तो H+ अलग और Cl- अलग हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस में आप ऐसा देख रहे हैं कि यहां भी H+ मिल रहा है और यहां भी इनको H+ मिल रहा है और यहां भी H+ मिल रहा है, लेकिन यहां H+ नहीं बल्कि OH- मिल रहा है। हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन अम्ल नहीं है? तो इसमें KOH जो है वो अम्ल नहीं है। आपने क्या सुना अभी कि आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने कहा कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं, और जो OH- देते हैं उसको भस्म कहते हैं। तो इन्होंने तो OH- दिया तो इसीलिए भस्म में अम्ल है नहीं, और ये तीनों के तीनों क्या है? अम्ल है। हमसे पूछा था कौन अम्ल नहीं है, तो KOH अम्ल नहीं है। निम्नांकित में कौन लवण है? तो देखिए H रहा तो इसको कह दिए हम लोग अम्ल। अब अगर OH रहा तो हमने कह दिया भस्म, और अगर दोनों में से कुछ नहीं रहा तो ये हो जाएगा क्या? लवण। तो ये तो अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण हो जाएगा क्योंकि ये भस्म है। क्लियर है? ये क्या है? ये अम्ल है, ये भस्म है, ये भी भस्म है, और इसमें ना H है और ना OH है, तो इसको हम समझ लेंगे क्या? लवण। क्लियर है? हमसे पूछा कौन लवण है, तो K2SO4। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? सेम कॉन्सेप्ट, जिसमें OH- नहीं है वो भस्म नहीं है। तो देखिए तो हाँ, यहां एक और अलग भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। फर्स्ट में है कैल्शियम ऑक्साइड। जितने भी धातु के ऑक्साइड हैं, जितने भी कितने ऑक्साइड हैं? धातु के ऑक्साइड। ये धातु के ऑक्साइड भस्मिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? भस्मिक नेचर के होते हैं। तो ये भी भस्मिक नेचर का, ये भी भस्मिक नेचर का, ये भी भस्मिक नेचर का, और ये जो है वो लवण है। ये क्या है? लवण है। तो आपको पूछा था कौन भस्म नहीं है, तो NaCl यहां भस्म नहीं है बल्कि क्या है? ये लवण है। नींबू के रस का pH वैल्यू कितना होगा? तो नींबू का रस बताइए, अम्लीय होता है कि भस्मिक? अम्लीय। तो अम्लीय होने के लिए 7 से क्या होना चाहिए? कम। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है
तो आप इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हो कि अम्ल का पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होता है। इस ऑप्शन में आप नोटिस कर रहे हो कि ये तो 7 से ज्यादा है, ये 7 से ज्यादा, ये 7 से ज्यादा, कम वाला ये है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हो। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, तो आर्हेनियस ने ही तो कहा था कि अम्ल हम उसी को कहेंगे जिसमें फिक्स है कि H प्लस प्रेजेंट होते हैं, यानी हाइड्रोजन फिक्स उसमें रहेगा ही रहेगा। नहीं, सवाल आगे था कि जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उस गैस का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आपको पढ़ाया भी गया है कि कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो वो नॉर्मली लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमसे पूछा था कि कौन देगा अवश्य रूप में, तो हाइड्रोजन गैस देगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अभी आपने देखा ही, ये मेथनोइक चिटी में टमाटर और ये किसमें, दही में। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। हम लोग याद करने के लिए भी बोल देते हैं कि किसी को इमली खिला दो एकदम टर टर बोलते रहेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। खाने के सोडा का दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी है, जिसको NaHCO3 फॉर्मूला होता है। कहीं पे है NaHCO3, हाँ फर्स्ट वाला ये आंसर। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। एक बात ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया निम्न में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। अगर NaOH की अभिक्रिया Zn से करा दी जाए तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा और साथ ही साथ यहां क्या दे देंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। सार्वजनिक या सार्वत्रिक सूत्र या सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है, हरा कलर का रंग देता है। सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है, शुद्ध जल ही नहीं बल्कि उदासीन जितने भी विलयन हैं या घोल हैं उन सबों में वो हरा कलर का ही रंग प्रदान करता है। अम्ल वर्षा के लिए पीएच वैल्यू कितना होगा, 5.6 से कम। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 5.6 से क्या कम। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। जिंक एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे धातु हैं जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और उसका ऑक्साइड भी अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करता है, इसीलिए उसके ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। यहां ऑक्साइड का चर्चा नहीं है, यहां डायरेक्ट बोला कौन सी धातु अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक जो है वो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। अगर NaCl पर तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन। क्लोरीन भी यहां से लेकिन उत्पन्न हो सकता है, हाइड्रोजन यहां आंसर होगा। लेकिन तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन से खट्टे पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल अभिक्रिया कर लेते हैं। खट्टे खाद्य पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये सही है। ये दूषित न दूषित से हमको विशेष मतलब नहीं है। तांबा जीवाणु को नष्ट करता, उससे तो और कोई दिक्कत ही नहीं, नष्ट करता तो और बढ़िया बात है, इनमें से कोई नहीं होगा। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। धातु के ऑक्साइड पर, यानी कि धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड अगर इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे, किसके साथ, अम्ल के साथ, तो ये लवण तथा जल बनाएगा। लवण तथा क्या बनाएगा, जल। तो धातु लवण इस ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अम्ल कहते हैं।
अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एक एग्जांपल, NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन किया तो Na2SO4 प्लस H2O दे दिया। ठीक है, ये भस्म है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? लवण, और साथ ही साथ क्या दे दिया? जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? वैसे लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं उसको उदासीन लवण बोलते हैं। कैसा लवण? उदासीन लवण। तो अगर लवण उदासीन है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा। अगर लवण उदासीन है तो उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। निम्नांकित में कौन अम्लीय है? देखिए, शुष्क HCl नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि शुष्क HCl हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं कर पाता है। आपको बताया गया है कि वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं उसको हम लोग अम्ल बोल देंगे। तो HCl का अम्लीय घोल जो है वो अम्लीय होगा। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 into ½ H2O। जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो उस कंडीशंस में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम का हमसे फॉर्मूला पूछा था, CaSO4 into 2H2O हो जाएगा। ये जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सिरिका में कौन सी अम्ल पाई जाती है? सिट्रिक अम्ल, सॉरी सिट्रिक नहीं, सिरिका है ना, सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि यह जलीय घोल में क्या है? पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता है, पूर्णतः आयनित होता है। आपको बताए हैं कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H+ देगा, अगर पूर्णतः आयनित होकर H+ देगा तो हम उसको प्रबल अम्ल कहेंगे, और अगर पूर्णतः आयनित होकर OH- देगा तो हम उसको प्रबल भस्म कह देंगे। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्लीय है? पीएच वैल्यू। तो जितना 7 से जितना कम पीएच वैल्यू, 7 से पीएच वैल्यू जितना कम कर दीजिए उतना ज्यादा अम्लीय। तो पीएच 0 जो है वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल नेटल के डंक में पाया जाता है। नेटल का डंक ये एक छोटा सा पौधा टाइप का है जिसको जो हाथ उत में चुभ जाने के बाद काफी खजुआने जैसा लगता है, उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो खजुआने लगता है। जिसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग डॉग के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। डॉग नहीं, डॉग। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बोले हैं कि कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाएगा लवण और फिक्स रूप में हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है? कौन से पदार्थ का अगर आप उपचार करते हैं तो उस कंडीशंस में मधुमक्खी का जो डंक मारा है वो ज्यादा असर नहीं करेगा? तो सोडियम कार्बोनेट का। फार्मूला Na2CO3। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइकेन से निकालते हैं लिटमस को, जिसका रंग कैसा है? बैगनी, जो अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है और भस्म में डालने पर नीला हो जाता है। क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH-। क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा? OH- मुक्त होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? नहीं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये कथन सही है। धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, नहीं, गलत है। धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, नहीं, गलत है। ये बी आंसर सही हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। बोला ऐसा, जब अम्लीय नदी जल
नदी में प्रवाहित होती है तो जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणु का जीना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। जो अम्ल वर्षा जब होती है तो उस कंडीशंस में नदी का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, और नदी का पीएच वैल्यू कम हो जाने से उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है और वहां रहने वाले जीव जंतु का जीना मुश्किल हो जाता है। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी को हम लोग घर पे बनाते थोड़ी, हम तो उसको तो उपजाते हैं। तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है? तनु HCl से विद्युत धारा अगर प्रवाहित कराइएगा तो कौन सा आयन मुक्त होगा? तो ये तो HCl में अगर इलेक्ट्रिसिटी तो H प्लस और Cl माइनस, ये और ये दोनों मुक्त हो जाएगा, बी और सी दोनों। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2, CaOCl का होल 2, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। जल की अनुपस्थिति में HCl H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता, नहीं कर सकता है? अगर जल उपस्थित नहीं है तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो नहीं इसका आंसर हो जाएगा। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7, और 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? 14 प्रदर्शित करता प्रबल भस्म को, उदासीनता को नहीं, अधिक अम्लीयता को नहीं, ये भी नहीं, अधिक क्षारीयता को, ठीक है, कम क्षारीयता नहीं। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को हम कह देंगे अम्लीय ऑक्साइड। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और दूधवा से बना दिए दही, तो उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा कम, क्योंकि आप नोटिस किए होंगे कि दूध से दही ज्यादा खट्टा लगता है। ऐसा तो दूध खट्टा लगता नहीं है, लेकिन अगर मान ले तो दही जो है वो दूध से ज्यादा खट्टा लगता है, इसका मतलब उसकी अम्लीयता अधिक हो गई। तो जब अम्लीयता घट गया कि बढ़ गया? अगर घट गया तो उसका पीएच वैल्यू भी क्या हो गया होगा? घट गया। अम्लीयता का घटना यानी पीएच वैल्यू भी क्या हो गया? घट गया। अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए हम लोग इनो पी लेते हैं, तो इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH का होल 2। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाल को क्या कर दिए? नीला। तो लाल को नीला किए तो भस्म है, अगर भस्म है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। 7 से कौन सी होगा? अधिक। तो 7 से अधिक कौन सी है? 10। पीएच स्केल का शून्य क्या प्रदर्शित करता है? 14 प्रदर्शित करता है अधिक क्षारीयता को, और शून्य जो है वो प्रदर्शित करता है अधिक अम्लीयता को। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग दूधिया हो जाता है। चूना जल में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया है कि चूना जल में अगर फूकिएगा तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, इसीलिए क्योंकि हम लोग जब फूकते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाने से चूना जल का रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। कौन सा क्षारक क्षार होता है? जो जल में घुलता है उसको वो क्षारक क्षार होता है। जल में अघुलनशील नहीं, जल में घुलनशील, हाँ यही हो जाएगा आंसर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2ZnO2। ये डायरेक्ट आपको याद करने का चीज है। आप अगर क्लास में पढ़े होंगे तो सोडियम जिंकेट के बारे में आपको पढ़ाया गया है कि जिंक को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, जिसका फार्मूला Na2ZnO2 होता है। इसमें कोई ऑप्शन, ये डी आंसर। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, यह अवक्षेप किसका होता है? चूना जल में CO2 प्रवाहित करा दिए तो यह अवक्षेप किसका होता है? CaCO3 का। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग करते हैं? एंटासिड का। एंटासिड का प्रयोग करते हैं अपच का उपचार करने के लिए। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल को कहा जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से। ए प्रबल है, ए भी प्रबल अम्ल, ए भी प्रबल अम्ल, यह है दुर्बल अम्ल। नाम अगर बोलोगे तो इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक
अम्ल बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ लोगे आप लोग, थोड़ा क्लियर नहीं है, मोटा मोटी लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। आपको दुर्बल खोजना था, डी आंसर हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है ऐसा ऑप्शन? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। NaOH COH का होल 2 के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है? तो इन दोनों में अगर पूछेगा तो OH माइनस मुक्त होगा, OH माइनस। साथ ही साथ सोडियम और कैल्शियम भी था। दांत का मसूड़ा, दंतक वल्क यानी इनामेल किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना था कि हमारे दांत का जो बाहरी परत है इनामेल, कड़ी परत इनामेल, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तब इसके लिए तो पढ़ना होगा पूरा। अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार OH माइनस आयन देता है, ये तो सही है जी। अम्ल जल में H3O- देता है और क्षार OH+ देता है, ये सही नहीं है। अम्ल जल में OH- देता है ना, अम्ल जल में देता है, ये तो देता है। क्षार OH- देता है, नहीं देता तो नहीं है, बन जाता है उसके अंदर। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। H2SO4 और Zn को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अगर Zn को आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें तो ZnSO4 अब प्लस में हाइड्रोजन गैस इमिट करेगा, तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है, यानी कौन से सूचक को आपने बनाया है? तो मेथिल ऑरेंज नहीं, हल्दी, लिटमस, लाल गोभी का पत्ता, लिटमस पत्र नहीं, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 का होल CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जिप्सम का CaSO4 इंटू 2 H2O। निम्नलिखित में किसमें रवा का जल उपस्थित होता है? तो रवाकरण का जल उपस्थित रहता है किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देखो, क्योंकि इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो इसी को रवाकरण का जल बोलते हैं। बाकी किसी के फॉर्मूला में ये हाफ H2O वाला कंडीशन नहीं है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें रवाकरण का जल उपस्थित होता है। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? उजला हो जाएगा। अभी तो बोले कि अगर चूना जल में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, यानी सफेद हो जाएगा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सके? दंत अस्थि क्षय या दंत क्षय के बारे में आप लोग पढ़े थे कि जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में एक विशेष अम्ल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो मीठी चीज में शक्कर उपस्थित है वो हमारे मुंह के बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया कर एक अम्ल का निर्माण करता है और वह दांत की सबसे कड़ी परत को मुलायम बना देती है और उसी को फिर बाद में वो जहां छिद्र हो जाता है उसको दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। तो इसके लिए क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। नेटल के पौधे को छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किससे किया जाता है? तो डॉग के पौधे के पत्तों से। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक संख्या में उत्पन्न करने वाला जो अम्ल है H+, उसको प्रबल अम्ल बोलते हैं। आगे देखिए, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल को हम कौन सा स्केल कहते हैं? तो पीएच स्केल कहते हैं, जिसका विकास किया गया है 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सोरेनसन के द्वारा किया गया है।
NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। हम क्या बोले, फिर से सुन लीजिए। अगर कोई भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करता है किससे? अम्ल से, तो वो बनाएगा कौन सी? लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो हमारे लिए यहां जो एग्जाम्पल है NaHCO3, ये HCl से रिएक्शन किया तो बनाया NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। तो बताइए कौन सा गैस दिया? CO2 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन का नाम क्या है? कौन सा विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न कर देता है? तो ये कोई अम्ल ही है जो अंडे के पीसे हुए कवच, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होती है, उससे रिएक्शन करके एगो गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। अम्ल और भस्म पदार्थ है, कैसे गुण वाले? विपरीत गुण वाला। अम्ल और भस्म का गुण दोनों का विपरीत है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो विपरीत गुण वाला है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन उत्पन्न करते हैं? OH- उत्पन्न करते हैं। तो बार बार बोल रहे हैं। आर्हेनियस का कथन था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- उत्पन्न करते हैं उसको भस्म कहते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह प्रबल भस्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रबल भस्म। सी आंसर हो जाएगा। पूर्णतः आयनित होकर OH- दिया, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या दिया? OH- दिया, तो उसको प्रबल भस्म कहेंगे। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? देखो कौन क्षारीय है? चूना इसमें क्षारीय पदार्थ, क्योंकि ये अम्लीय है, वो अम्लीय नहीं है। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन से क्षारक क्षार होगा? तो वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील है वही क्षार होगा। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या हो जाएगा? क्षार। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सांद्र अम्ल या क्षारक को अगर जल के साथ मिलाते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की उत्पत्ति होती है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसको ऊष्माशोषी कहेंगे। तो यहां उष्मा उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग उसको ऊष्माक्षेपी कह देंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसको गंधीय सूचक कहते हैं। कौन सी सूचक? गंधीय सूचक। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अभी तुरंत बोले हैं कि कोई भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आंसर हो जाएगा। गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? तो उससे अम्लीय पता चल सकता है, क्षारीय पता चल सकता है, उदासीन पता चलेगा, और इनमें सभी आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों का तीनों हम पता लगा सकते हैं। गंधीय सूचक भी एक प्रकार का सूचक है जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ भस्मिक है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सेम बात, Na2CO3 है, इसको HCl से रिएक्शन कराए
तो NaCl बना, प्लस दिया H2O, प्लस दिया CO2, तो कौन सा गैस उत्पन्न हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ। नीचे आओ, NaHCO3 था, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस पे भी HCl से रिएक्शन कराए, प्रोडक्ट एकदम सेम बनेगा, NaCl H2O अब प्लस क्या CO2। तो दोनों कंडीशंस में हमको क्या मिल गया है? तो दोनों कंडीशन में हमको CO2 मिल गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि लवण और वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी और लिटमस पत्र ये प्राकृतिक सूचक है। NaOH का 10 ml, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml से, 10 ml है वो किससे कर रहा है? 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन होता है। तो यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 ml ले, मतलब इसका जस्ट दुगना है, दुगना, तो उदासीन करने के लिए HCl भी कितना चाहिए? दुगना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 8 ml NaOH को उदासीन करने के लिए, सॉरी 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए 8 ml HCl चाहिए, तब 20 ml को उदासीन करने के लिए कितना चाहिए? 16 ml। 16 ml इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, यह है भस्म, ये है अम्ल, तो दोनों मिलेगा तो उदासीन तो हो ही जाएगा। तो ये 10 ml अगर हम लेते हैं NaOH, ऐसा आपको एज्यूम करने के लिए बोला, तो 8 ml HCl उसको उदासीन कर देता है। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम 20 ml लेते हैं NaOH, तो उसके लिए कितना मात्रा हमको चाहिए HCl का जो उसको उदासीन कर दे? तो ये इसका दुगना है, तो ये भी कितना चाहिए? उसका दुगना चाहिए। तो 8 ml पहले था, अब 16 चाहिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है? क्या है कि जिंकवा ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो खाए वाला सामान से जल्दी रिएक्शन कर लेगा, और टिन कम अभिक्रियाशील है तो खाने वाले सामान से जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। अरे महंगा सस्ता से तो फिलहाल हम लोग को मतलब नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, गलनांक का सब सामान घर में रहेगा जी। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। हाँ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो ना, नीचे वाला में कह दिया कि टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील, ऐसा नहीं है, जिंक अधिक क्रियाशील है टिन की अपेक्षा, इसीलिए टिन का इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? इस विलयन से क्षारीय पहचान की जा सकती है। बोलो कैसे? क्योंकि अगर अम्ल में हल्दी को मिलाइएगा तो उसका कलर पीला ही हो जाएगा, उदासीन में भी मिलाइएगा तब भी पीला ही रहेगा, लेकिन क्षार में मिला देते हैं हल्दी को तो वो लाल हो जाएगा। तो उससे किसको पता कर सकते हैं? क्षारीय को। चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा क्षारीय विलयन में। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? खोज लो। टमाटर का रस अम्लीय, सिरका भी, टूथपेस्ट क्षारीय, ये अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये क्षारीय है, चीनी जो है वो उदासीन है। ये कैसा है? क्षारीय होता है, ये अम्लीय। टमाटर का रसवा भी कौन सी? अम्लीय, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और चीनी जो है वो कैसा है? उदासीन, ना ही उसमें अम्ल है और ना ही उसमें भस्म है, तो उदासीन है वो। इनमें से कौन गंधीय सूचक है? तब प्याज है गंधीय सूचक, लौंग का तेल भी, वैनिला इत्र भी, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ये सब के सब गंधीय सूचक है। अंग्रेजी में इसको अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। वैसे सबस्टांस यानी वैसे पदार्थ जो अम्ल और भस्म में अपना गंध बदल देते हैं उसको गंधीय सूचक यानी अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाने पर कॉपर ऑक्साइड नील हरित रंग का हो जाता है, तो यह किस यौगिक के बनने के वजह से हुआ? 1 मिनट। कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CuCl2 का फॉर्मेशन हुआ।
वहां किसका निर्माण हुआ? CuCl2 का। रिएक्शन लिख दे क्या? CuO है, HCl से रिएक्शन किया, CuCl2 बनाया, अब प्लस दिया H2O, तो कौन सा पदार्थ बना था? तो ये पदार्थ CuCl2 बना था। इसी के वजह से वो नील हरित रंग का उसके ऊपर एक लेप जैसा चलाया था। निम्नलिखित में कौन सा या कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चूने के पानी को दूधिया करने वाला गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जब हम चूने के जल को फूंक मारते हैं तो दूधिया हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हमारे नहीं आपके भी निकलता है। नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है? पहले अकार्बनिक अम्ल के बारे में कुछ बातचीत दिया है। अकार्बनिक अम्ल पानी में बहुत घुलनशील है। ये एक्स्ट्रा बातें हम लिख दिए ताकि आप ध्यान रखो। कार्बनिक सॉल्वेंट में अकार्बनिक अम्ल घुलनशील नहीं होता है। कार्बनिक में सिर्फ कार्बनिक घुलेगा, उसमें अकार्बनिक नहीं घुलेगा। यह सिर्फ अकार्बनिक में ही घुलेगा। अकार्बनिक अम्ल सुपर एसिड से लेकर बहुत कमजोर एसिड तक हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा मजबूत है वो कार्बनिक है, अकार्बनिक है। अकार्बनिक जो है वो ज्यादा मजबूत भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अस्तित्व में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण या सबसे मजबूत अम्ल है। इस अम्ल का पीएच स्तर 0 से कहां तक होता है? 6 तक होता है। तब बोला इनमें से कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो इसमें से ये सभी अकार्बनिक अम्ल ही हैं। जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सबके सब अकार्बनिक अम्ल है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अकार्बनिक अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 0 से लेके कहां तक? 6 तक। टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो टार्ट्रिक अम्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। यह एक कमजोर अम्ल है जो पानी में आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक रूप से आयनित होता है इसीलिए तो कमजोर हम उसको बोल रहे हैं। इसका स्वाद सिट्रिक एसिड से ज्यादा तीखा और मजबूत होता है। ये तो आप नोटिस कर सकते हैं। नींबू से इमली तनी ज्यादा खट्टा लगता है। बोला टार्ट्रिक अम्ल की ज्यादा मात्रा से मौत या लकवा हो सकती है। यह कई फलों और सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि अंगूर, केले, इमली एवं खट्टे फल। बोला टार्ट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल है? आपका ये सवाल था। तो टार्ट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन होते हैं वे अम्ल क्या कहलाते हैं? पर्याप्त माने ज्यादा संख्या में, तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो अम्ल से H+ आयन मिल जाते हैं, और वही H+ आयन फिर H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो कहा जिस विलयन में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा अधिक है तो वो प्रबल अम्ल का विलयन है। किसका विलयन है? प्रबल अम्ल का विलयन है। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ नारंगी का रस, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, यह जल से संयोग कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। जब जल में अम्ल को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। वो फ्री नहीं रहता है बल्कि H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देता है। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो जल में अगर क्षार को मिलाएंगे तो क्षार मिलाएं तो वो H की संख्या बढ़ गया, लेकिन H की संख्या वहां क्या हो गई? घट गई। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है 10⁻⁻7 मोल। कितना होता है? 10⁻⁻7। इसीलिए उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। आगे एक चीज आपको पढ़ना है, जिसमें H+ आयन की संख्या 10⁻⁻x है उसका पीएच वैल्यू x होता है। यानी जल में H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7। 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, तो बिलियन का पीएच निम्न में से कौन होगा? तो जो लाल बना रहा है वो अम्लीय नेचर का होगा। तो अगर अम्ल है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। तो देख लो 7 से कम कौन है? 1 से 2, क्योंकि बाकी सब 7 से ज्यादा है। एगो तो 7 है, वो तो उदासीन होगा।
ताजे दूध का पीएच वैल्यू 6 है, दही बन जाने पर उसका पीएच वैल्यू घट जाएगा क्योंकि पहले से 6 था, अब और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो 6 से भी उसका पीएच वैल्यू घट जाएगा। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है? तो जल में अगर अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं किसका? आयन का। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन किसका चालन करते हैं? आयन का चालन करते हैं। लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डालने पर लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? तो आपको बोले कि लिटमस पेपर को अगर आप अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाएगा, अब अगर क्षारीय विलयन में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। क्षारीय में डालते तो नीला। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो Na2CO3 7 से क्या हो जाएगा? अधिक। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच किससे की जाती है? तो पीएच स्केल से। प्रबलता की जांच किससे की जाती है? पीएच स्केल से। इसीलिए उसको बनाया ही गया था ताकि प्रबलता पता चल सके। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय हो जाएगा। अगर H+ बना रहा है तो पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है। नेटल एक शाकीय पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती से करना चाहिए? तो डॉग के पौधे की पत्ती से। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ताकि आपके मुंह की अम्लीयता को बैलेंस कर दे। कुछ फूलों के रंग के रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो अगर कलर है वो अगर सूचित कर रहा है किसी चीज को तो उसको अम्ल क्षारक सूचक या सिर्फ सूचक भी बोल सकते हैं। ये अम्ल को भी दिखा सकता है, क्षारक को भी, इसलिए अम्ल क्षारक सूचक इसको कह दिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो अगर सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो इसका रंग जो है वो पीला हो जाएगा। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है, जिसका निर्माण सोरेनसन ने किया था सन 1909 ईस्वी में। इसलिए किया था ताकि पता चल सके कि सामान कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -x है तो उस घोल का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अभी आपको बोले थे किसी सामान का पीएच वैल्यू 10 के पावर -4, तो सॉरी पीएच नहीं, H+ आयन की मात्रा, तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे पीएच का एक फार्मूला होता है -log_H+। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? अम्लीयता भी दर्शाता, क्षारीयता भी दर्शाता, तो ये और बी दोनों सही हो जाएगा। पीएच किसी विलयन का अम्लीयता, क्षारीय और उदासीन ये तीनों चीज को दर्शाता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक का मान होता है, तो 0 मान किसको दर्शाता है? प्रबल अम्ल को। आपको बताएं ही कि जितना ही इधर जाएंगे उतना अम्लीय ज्यादा, और जितना इधर आएंगे उधर क्षारीयता ज्यादा होगा। पीएच में 14 क्या दर्शाता है? प्रबल क्षार को दर्शाता है। रिपीट है, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान अम्लीयता को बढ़ता हुआ प्रतीत कराता है। 7 से 0 तक मतलब इधर से इधर गए तो अम्लीयता बढ़ रहा है, अगर उधर से उधर आते तो अम्लीयता घट रहा था। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान 7 से 14 तक क्षारीयता को बढ़ता हुआ प्रतीत कराता है। एक विलयन जिसका पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, माने यहां से लेके कहां तक? यहां के बीच में, तो ये अम्ल है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। अगर 7 होता तो उदासीन। वह विलयन जिसका पीएच वैल्यू 7 से 14 तक है, तो 7 से 14 क्षारीय। 7 से 14 कौन सी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति का है। 2 विलयन है, ध्यान से सुनना।
एक बिलियन ए और दूसरा बिलियन बी। इसका पीएच वैल्यू 2 है और इसका पीएच वैल्यू 5 है। ए का पीएच वैल्यू कहा 2 और बी का पीएच वैल्यू कहा 5। तब बोला ज्यादा अम्लीय कौन है? ए है ज्यादा अम्लीय। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो उसके लिए दो गैस ज्यादा उत्तरदायी है, एगो SO2 और दूसरा NO2। जो ऑप्शन है मार दीजिए। तो SO2 इसमें सिर्फ ऑप्शन है, SO2 मार देंगे। लवण बनाने में कौन सा मुल्लक सहायक है? तो लवण बनाने में अम्लीय मुल्लक भी और क्षारीय मुल्लक भी, दोनों का दोनों सहायक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसको उदासीन लवण कहा जाता है। जब अम्ल और भस्म का पूर्ण उदासीनीकरण होगा उससे जो लवण बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन लवण। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से, तो जब अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण हो तो उसमें अम्लीय लवण बनेंगे, और जब भस्म का अपूर्ण उदासीनीकरण हो तो उसमें भस्मिक लवण बनेंगे। आ गया अपूर्ण उदासीनीकरण, भस्मिक लवण बन जाएगा। निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? तो देखिए, जिसमें H उपस्थित रह गया वो अम्लीय लवण, और जिसमें OH रह गया वो भस्मिक लवण हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, ए ऊपर लिखा गया है जी NaHSO4, ये अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में कौन भस्मिक लवण है? तो बोले ना OH वाला जो है वो भस्मिक लवण है। देखो ये निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है? नॉर्मल। तो Na2SO4 इसमें, क्योंकि इसमें OH है, इसमें H उपस्थित है, तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इसमें ना H है ना OH है, तो यह सामान्य लवण हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो धातुई लवण। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा का उपयोग किस लिए होता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है। धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो धोने के सोडा का उपयोग, खिलौना नहीं बनाएंगे, दीवार चप नहीं, कि कागज और साबुन के उत्पादन में हम लोग करते हैं। खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? तो अमोनिया सोडा विधि से खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। इसका नंबरिंग गड़बड़ है, 144 के बाद यहां 145 होगा। आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।